इंसान का अमन वो रेस्ट में नहीं है, बड़ा अमन हमेशा बड़ी जंग के बाद मिलता है। और जंग हमेशा बैरूनी दुश्मनों से नहीं होती, आपकी अपने आप से बड़ी जंग है। ये जो वीकनेस है आपकी, जो आप कामों को टालते हैं, जो बुग़्ज़ है आप में, जो हसद है, ये आप देर देर तक एक्सक्यूजेस बनाते रहते हैं। दिस इज द मेन वॉर यू नीड टू विन। तो जब आप गड़े में गिर जाएं, आप एक बात जरूर सोचना कि गड़ा बुरा नहीं होता। बड़ी बिल्डिंग बनानी हो ना, वहां भी पहले गड़ा खुदता है, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग बनती है। और बुर्ज खलीफा जितनी बड़ी बिल्डिंग हो तो गड़ा भी उतना गहरा खोदना पड़ता है। तो अगर कोई बहुत ही गहरे गड्ढे में आप गिर गए, हो सकता है कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग अब बननी हो। ये वो हार्ड मोमेंट जो आपने अपनी जिंदगी में सही, ये वो पेपर जो आपने पास किया, ये वो किसी की मदद जो आपने की, ये वो जो आपने माँ बाप की इज्जत की, अच्छे नंबर लेके आप लाहौर आए, और ये वो जो नई स्किल आपने सीखी, और ये वो जो आपने यूनिवर्सिटी में इतने अच्छे इदारे में दाखला ले लिया। बेस्ट एनर्जी ड्रिंक 3 लीटर पानी, बेस्ट फोकस ड्रग 8 घंटे की नींद, और बेस्ट एंटी डिप्रेसेंट 45 मिनट की वॉक। एवरी टाइम यू अवॉइड योर इनर कॉलिंग, यू आर मर्डरिंग द बीस्ट विच यू आर मेंट टू बिकम। जब जब आप अपने अंदर की आवाज को दबाते हैं ना, वो जो अंदर से एक हुक उठती है, एक ख्वाब आता है, एक जज्बा उभरता है, आप उसको दबाते हैं ना, तो जो बीस्ट और जो सुपरमैन आपने बनना है, आप उसको कत्ल कर रहे हो। लुखान एक साइकोलॉजिस्ट है, बहुत बड़ा फलसफी है। उसकी थ्योरी ये थी कि देयर मस्ट बी ए डिज़ायर इन यू फॉर सम बिग अचीवमेंट। तो डिज़ायर में और विश में क्या फ़र्क है, और होप में क्या फ़र्क है? डिज़ायर और विश एक ही चीज़ है, जबकि होप इज़ समथिंग डिफरेंट। Hope means that desire is achievable if you plan and if you move towards it with conviction. But desire or wish, it may or may not be achievable. Just like a little kid, he is watching a cartoon of Spider-Man and he wishes to be a Spider-Man. वो चाहता है मैं Spider-Man बनूं, तो ये wish है, ये desire है, ये उसकी ख्वाहिश है, वो कभी पूरी नहीं होगी। Spider-Man is not an actual actor. It's a mystery, it's you can say a mythical character of cartoon. लेकिन अगर वही कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट बनूंगा, अब ये विश होप बन गई है। अगर वो कोशिश करेगा तो ढेरों ढेर लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं, वो भी बन जाएगा। सो देयर मस्ट बी ए होप इन यू। ऑलवेज रिमेंबर, रुड़ जाता है बंदा जब होप ना रहे। तो मिथ और एक वो जो फैंटेसी मैं आपको कह रहा हूं बड़ी ज़रूरी है। उम्मीद अच्छे की। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं देख रहा हूं मेरी उम्मत की सल्तनत मशरिक और मगरिब तक फैल चुकी है। दिस इज एन होप। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मे हरान के घर थे, वहाँ पे आप आराम फरमा रहे थे, अचानक आपने अपनी आंखें मुबारक खोली और फरमाया, मुस्कुराने लगे। तो उम्मे हरान जो थी, वो ज़ाहिरी बात है एक कैडर की खातून है। अब एक बंदा हमारे साथ वैसे ही चल रहा हो और बग़ैर किसी वजह के मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, तो अजीब सा लगता है, वजह कोई नहीं है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुस्कुराए और कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी, तो सहाबा कराम को पता होता था, हमें नज़र आए ना आए, इन्हें बहुत कुछ नज़र आ जाता, हमें पता चले ना चले, इन्हें बहुत कुछ पता चल जाता है। तो उम्मे हरान ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, आपके मुस्कुराने की वजह क्या है? तो आपने इरशाद फरमाया, मैं देख रहा हूँ कि एक इस्लामी लश्कर समुंदर में उतरा है और उसने आगे जाके कब्रस की ज़मीन पर हमला किया है, फतह याब हो गया, इस्लामी कमांडर तख्त पे बैठ के मुस्कुराया है, तो मैं भी आगे से मुस्कुराया हूँ। देखें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में समुद्री बहरी जहाज़, बहरी जंग नहीं हुई थी, मुसलमानों की बहरी फ़ौज नहीं बनी थी। देयर वाज नो मुस्लिम नेवी। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म भी आए थे, उन्होंने देखा समुंदर इतना बड़ा है और कहा कि ये तो बहुत इतना बड़ा समुंदर है, हम इस पर नहीं उतरेंगे। हज़रत उस्मान गनी के दौर में मीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले कमांडर के तौर पर गए और यही बात पूरी हुई। तो मैं हरान को नबी पाक ने एक होप के साथ ये बताया कि माए उम्मा will make a navy and that navy will ambush on Qabras and we will win that war.
उम्मे हरान ने अर्ज की, या रसूलल्लाह मेरा नाम भी उसमें लिखवा दे, उस लश्कर में मेरा नाम भी लिखवा दे। नबी पाक ने फरमाया कि तेरा नाम उस लश्कर में लिखवा दिया। अब फिर नबी पाक आराम फरमाने लगे, फिर आप बेदार हुए तो आपने फिर एक मुस्कुराहट थी आपकी, पूछा या रसूलल्लाह अब क्यों आप मुस्कुराए? कहा एक और लश्कर उतर रहा है। उन्होंने कहा हुजूर इसमें भी मेरा नाम लिखवा दें, इसमें भी मेरा नाम लिखवा दीजिए। अब देखो मैं आपसे कहूं कि मैंने दुआ कर दे मेरे लिए, मैं जनवरी में उम्रे पे चला जाऊं, आप दुआ कर देते हैं कि सुभान भाई जनवरी में उम्रे में चले जाए, आमीन तो कहें। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला आप सबको जनवरी में उम्रे पे ले जाए। अब आप कहेंगे सुभान भाई जनवरी की आपने दुआ कर दी है, अप्रैल की दुआ भी कर दें। क्यों? जनवरी की दुआ तो कर दी है, हो सकता है वो उस हवाले से पूरी हो ना हो, अप्रैल की भी कर दे, तो मैं अप्रैल की भी कर देता हूं। तो जब उम्मे हरान ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह दूसरे लश्कर में भी नाम लिखा दें, तो नबी पाक ने फरमाया उम्मे हरान जो पहले लश्कर में तेरा नाम लिखवाया ना, कच्चा नहीं पक्का लिखवा दिया, तू जाएगी और वहां जाके तू शहीद हो जाएगी, दैट विल बी योर लास्ट बैटल। तो जंग हुई, उम्मे हरान गई और वो जो बहरी जहाज का चबूतरा जिसे कहते हैं वहां से उनका पांव फिसला और वहां पे वो शहीद हो गए। तो दिस वाज द साइट ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेट्स स्टार्ट। इफ आई आस्क यू वन सिंगल क्वेश्चन, मैं आपसे एक सवाल करूं सबसे, हु इज द पर्सन यू ओ यू द मोस्ट, हु यू ओ यू द मोस्ट, किसका सबसे ज्यादा एहसान है आपकी जिंदगी में? वो होगा टीचर, जिसकी बड़ी लिस्ट है। और अगर मैं आपसे पूछूं, अलर्ट रहें, आपका फेवरेट टीचर कौन है सिंस फ्रॉम द स्कूल अप टिल नाउ? लिस्ट बनाएं, हर एक टीचर के आप एहसानमंद हैं, लेकिन एक फेवरेट टीचर, 5 टॉप के फेवरेट टीचर होते हैं जिनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है आपकी इस पर्सनालिटी में जो आज आपकी है। यू आर इन यूनिवर्सिटी, यू आर एंजॉयिंग ए वेरी गुड प्रोफेशनल लाइफ, हु इज द मैन बिहाइंड ऑल दैट? देखें, ABC लिखने के लिए आपको उस्ताद चाहिए था, जितनी मोटी मोटी किताबें आप पढ़ रहे हैं, चलाया किसी ने आपको, आज आप तनोमंद बड़े जिस्म के साथ भाग रहे हैं। तो इतनी छोटी सी चीज के लिए उस्ताद अगर चाहिए तो बड़े बड़े कारनामों के लिए उस्ताद की जरूरत कैसे नहीं होगी? एवरी बिग पर्सनैलिटी इज a teacher in one capacity, and his highness and his personality will be reflected to us in the form of teacher. वो जो कुछ भी था, हमें अगर उससे फायदा हुआ तो उसने जो टीचर का रूप धारा ना, उस वजह से हमें फायदा हुआ। याद रखिएगा, टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देख लें, जितने भी बड़े लोग इस दुनिया में हैं वो एक कैपेसिटी में टीचर जरूर होते हैं। माँ है, लेकिन वो टीचर भी है। बाप है। अंबिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम इंसानियत ये फरमाया, और ये टीचर के शोबे को कितना इंपॉर्टेंट कर दिया आपने, मैग्नीफाई कर दिया। तो 2 तरह की बातें टीचर कहता है, एक कहता है जाओ करके आओ, और एक कहता आओ करके आते हैं। दोनों जरूरी हैं, दोनों में ही जरूरत है। सो द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज टू टीच। रिमेंबर, टीचिंग विल नेवर डाइल्यूट योर नॉलेज, इट विल डीपन इट। टीचिंग आपके अपने नॉलेज को डाइल्यूट नहीं करती। डाइल्यूट कैसे कहते हैं? किसी चीज को पतला कर देना, उसकी पोटेंसी को कम कर देना। टीचिंग आपके नॉलेज को डाइल्यूट नहीं करती, उसको फैलाती है। आप किसी को लेवल 1 पे ले आते हैं तो उस वजह से आप खुद लेवल 10 पे चले जाते हैं। सो टीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बी ए टीचर, टीचर बने। और हम तो ये कहते हैं कि टीचर को परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। टीचर डोंट नीड टू बी परफेक्ट, टीचर नीड टू बी हैप्पी, ही इज ए मोटिवेटर। जिस तरह मां के लिए जरूरी नहीं है क्योंकि परफेक्ट मदर होनी चाहिए, वो बस मदर हो, मौजूद हो, उसकी मौजूदगी जरूरी है। इसी तरह टीचर आज के इस डिजिटल दौर में मोटिवेटर होता है, उसका खुद सेटिस्फाई होना बड़ा जरूरी है। ही मस्ट बी हैप्पी सो दैट ही कैन ट्रांसफर द नॉलेज इन ए गुड मूड, वरना वो कंटेजियस बन जाएगा, टॉक्सिसिटी हर तरफ फैल जाएगी। एक टीचर की बात मुझे याद आ रही है। आई एम रिकॉलिंग अ सर्मन फ्रॉम ए टीचर। गौर से सुनिएगा, वो कहता है लिसन माय बॉय, सुनो मेरे बच्चे,
ये दुनिया उसको नहीं नवाजती जो कोशिश करता है, ये दुनिया उसको नवाजती है जो टूटने से इनकार कर देता है, जिसको तालियों की, थपकी की और हौसला अफजाई की जरूरत नहीं होती। वो इंडिपेंडेंट मैन होता है। ही सर्च आउट हिज पोटेंशियल एंड व्हेन ही जस्ट डिग इट आउट, वो अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों का अंदाजा लगाता है और जब खोद के उनको बाहर निकालता है ना, तो सुला नहीं देता, बल्कि उनको बरूए कार लाके कामयाबी की तरफ बढ़ता है। दिस इज द आर्ट। एंड रिमेंबर, द पीस ऑफ ए ह्यूमन इज नॉट इन रेस्ट, इट इज फोर्ज्ड इन वॉर। इंसान का अमन वो रेस्ट में नहीं है, बड़ा अमन हमेशा बड़ी जंग के बाद मिलता है। और जंग हमेशा बैरूनी दुश्मनों से नहीं होती, आपकी अपने आप से बड़ी जंग है। ये जो वीकनेस है आपकी, जो आप कामों को टालते हैं, जो बुग़्ज़ है आप में, जो हसद है, ये आप देर देर तक एक्सक्यूजेस बनाते रहते हैं। दिस इज द मेन वॉर यू नीड टू विन। एंड रिमेंबर, एवरी टाइम यू अवॉइड योर इनर कॉलिंग, you are murdering the beast which you are meant to become। जब जब आप अपने अंदर की आवाज को दबाते हैं ना, वो जो अंदर से एक हुक उठती है, एक ख्वाब आता है, एक जज्बा उभरता है, आप उसको दबाते हैं ना, तो जो बीस्ट और जो सुपरमैन आपने बनना है, आप उसको कत्ल कर रहे होते हैं। उस कॉलिंग को कभी दबाए ना, उस ख्वाब को इग्नोर ना करें। रिमेंबर दैट। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड जी। पहला सवाल है, और डर को कैसे दूर किया जा सकता है, ये पूछना चाह रहे हैं। 1970 में एक साइकोलॉजिस्ट ने, 1970 में एक साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। हम भी उस एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकली करेंगे। और उस एक्सपेरिमेंट ने, उसने 2 ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप के लोगों के चेहरे पे स्कार बना दिया और एक के चेहरे को खाली छोड़ दिया। कैसे, आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये हमारे हाशिम भाई हैं और ये उस ग्रुप के हैं जिनके चेहरे पे स्कार बनाया गया, नाक से लेकर यहाँ तक एक निशान डाल दिया गया। ये इनको निशान डाल दिया गया और अब इन्होंने अवाम में जाना है। अच्छा एक मिनट में ज़रा ये थोड़ा सा इसके ऊपर जो है ना, वो आपकी स्किन को और ज़्यादा ज़रा क्लियर कर दूँ। एक मिनट है, ये ऊपर से मैं क्लियर कर दूँ इसको, ठीक है। ये निशान डला हुआ आपका, ठीक है। और अब आप अवाम में जाएं और जाके एक दफ़ा घूम के आए। अब एक बंदा है, एक ग्रुप है, इसको स्कार लगा हुआ है और ये जा रहा है और जाके घूम के अवाम में आ रहा है वापस। आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, वापस आ जाएं। ये अवाम में गए, अपने दोस्तों में गए, अपनी गैदरिंग में गए और वापस आके एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि मेरे चेहरे पे स्कार लगा हुआ है। आ जाए जी। आशिम भाई, आप जब अवाम में गए, मीटिंग्स में गए, आपने क्या फील किया? अच्छा, जब मैं यहाँ पे लगा हुआ था, मेरे यहाँ पे लगा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे स्टेज से उतरते हुए थोड़ी सी शर्मिंदगी हो रही थी कि यूटी के बच्चे बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे बैठे हुए हैं, देख के मुस्कुरा रहे होंगे। फिर जब यहाँ से मैं जब ऊपर जा रहा था तो वहाँ पे ना, वो वहाँ पे तो कुछ बच्चे बैठे हुए थे, इस तरह देख रहे थे इसके ऊपर ना, ये क्या लगा हुआ है इसके ऊपर। और एक थोड़ी शाइनेस सी थी और दूसरा ये था कि थोड़ा सा डर लगा हुआ था कि अब मैं दोस्तों में जाऊँगा तो मेरा मजाक बनाएंगे और थोड़ा सा बैडली बिहेव कर थे और लोगों से मिलने में स्पेशल। ये देखें आशिम भाई, मैंने वो निशान मिटा दिया था, आपके चेहरे पर निशान है ही नहीं। ही डजंट नो दिस। ले, थैंक यू। उस ग्रुप के चेहरे पे निशान मिटा दिया गया था और जब वो गए, उन्होंने यही बात की जो हमने टैबलो में आशिम भाई से सुनी। मेरे पास पूरी रिसर्च मौजूद है। उन्होंने कहा, लोगों के पास गए, लोगों ने हमें जज किया, लोग हमारे निशान को देखते रहे, लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, वो तंजिया हंसी हंस रहे थे, निशान था ही नहीं, वो मिटा दिया गया था बहाने से कि मैं जरा कॉस्मेटिकली तुम्हें ठीक कर दूं। हमारी प्रैक्टिकल जिंदगी में यही डर, यही खौफ है, कंफर्मेशन बायस। मेरी ताईद होनी चाहिए, मेरी तारीफ होनी चाहिए। और जब मैं कन्वर्सेशन में, मीटिंग में, लाइफ में जाता हूं तो मैं क्या सोच रहा होता हूं कि मेरे अंदर तो ये कमियां हैं, मेरे तो स्कार लगा हुआ है, फिजिकल भी, हिडन भी, अंदर भी मेरी बड़ी गलतियां, वीकनेसेस हैं, मुझे वो याद आ रही होती है। एंड आई एम नॉट वर्दी फॉर इट। मैं तो इस मीटिंग के काबिल नहीं हूं, मैं तो इस इदारे के काबिल नहीं हूं, मैं तो ये कभी डील विन नहीं कर सकता।
जब ये चीजें लेकर आप मार्केट में जाते हैं, चाहे वो तालीमी इदारा हो, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो, तब आप डर जाते हैं, आपको फियर होता है। आप लोगों की नजर से अपनी पर्सनालिटी को देख रहे हैं, आपने अपनी नजर से लोगों को देखना है। जो कहानी आप अपने आप को सुना रहे हैं ना, आप उसी का बाई प्रोडक्ट है। अच्छी कहानी आपको सुनानी पड़ेगी अपने आप को, ताकि आप मजबूत होकर दुनिया का मुकाबला करें। व्हाट इज योर ओन टेल? अपनी कहानी खुद बनाएं, उसमें कितना कुछ है। और इसी से रिलेटेड थोड़ा आगे जाके भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से इंसान अपने आप को मजीद ताकतवर कर सकता है। ये सेकंड क्वेश्चन। चेंज होना बहुत मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच, हैव योर सीट। चेंज होना, वाकई ये लफ्ज ऐसा लगता है कि अगर मैं चेंज होने की तरफ जाऊंगा तो पता नहीं कौन सा पहाड़ गिर जाएगा और क्या होगा। कहते हैं ना कि खुद को बदलो, साल तो हर साल बदल जाता है। आप भी बदल सकते हैं अपने आप को। चेंज इज देयर। हाउ यू कैन चेंज योर सेल्फ? टेक माई पॉइंट, ये मेरी बात सुने गौर से। 3 चीजों पे आपने फोकस करना है, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। नंबर 1 इज फोकस। अगर आपने 10 चीजों के ऊपर नजरें टिका ली ना, स्टक हो जाएंगे। एक काम को पकड़े, इतने अच्छे तरीके से करेंगे, कुछ दिनों के बाद वो एक काम आपकी 9 चीजों को भी फंडिंग करने वाला बन जाएगा। एक बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च मेरे पास मौजूद है, जिसके मुताबिक आप टैलेंटेड हैं, एजुकेटेड हैं, हार्ड वर्कर हैं, लेकिन अगर फोकस आपका ठीक नहीं है तो कुछ बड़ा अचीव आप कभी भी नहीं कर सकते। तो इस 2026 के अंदर आप ये रेजोल्यूशन भी कर सकते हैं कि चीजों को शॉर्टलिस्ट करूंगा और ऑप्शंस को नैरो करूंगा और फैसला कर लूंगा। हल्के फुल्के हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और बड़ी अच्छी जिंदगी गुजरेगी आपकी। नंबर 1 इज फोकस एंड नंबर 2 इज ब्रेन थिंग, योर ब्रेन साइंस। याद रखें, इंसान का दिमाग अच्छे बुरे में, सही गलत में फैसला नहीं कर सकता। जो रिपीट हो रही होती है ना, उसको मान लेता है। आपकी थॉट्स आपकी फीलिंग्स बनती हैं, फीलिंग्स आपका एक्शन बनता है, एक्शन आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। एक बंदा नमाजें पढ़ रहा है, सच बोल रहा है, सबके साथ अच्छा सलूक कर रहा है, वो रिपीट करता जा रहा है, ये चीजें उसकी आदत बन जाएंगी। एक आदमी झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, वो रिपीट करता जाएगा, ये चीजें उसकी आदत बन जाएंगी। इट्स वेरी सिंपल। सो इट्स इजी टू चेंज योर सेल्फ। सेलेक्ट द पर्सनैलिटी टाइप। क्या पर्सनैलिटी टाइप आप सेलेक्ट करते हैं? क्लिक करें उसको, और उस पर्सनैलिटी टाइप को सेलेक्ट करने के बाद अब अपने आप से बातें करें, सेल्फ टॉक करें। इसको कभी हल्का ना लीजिएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेल्फ टॉक। अपने आप से गुफ्तगू लिख लिख कर, ऊंची बोलकर, ये आपके दिमाग को रीवायर करती है। जो हाईवेज हैं दिमाग पर बनी हुई हैं, उनको रीराउट करती है। एक बंदा 40 सिगरेट रोज पीता था, उसने बिल्कुल स्मोकिंग खत्म कर दी और उसने बताया कि मुझे इस चीज का अंदाजा था कि जो मैं कर रहा हूं और जो मैं नहीं कर सकता, लाइक को डिसलाइक और डिसलाइक को लाइक में कन्वर्ट करना, इट्स वेरी इजी। यू नीड टू रीवायर योर ब्रेन। तो रिमेंबर, ये जो इमोशंस और फीलिंग्स और थॉट्स होते हैं ना, विजिटर्स की तरह होते हैं, मेहमान होते हैं, दिमाग में आते जाते रहते हैं। ये आपने किसको बिठाना है, चाय पानी पेश करनी है, कुर्सी पेश करनी है, आपकी मर्जी है, वरना गुजर जाएगा साथ से। किसको आपने एंटरटेन करना है, ये आपकी मर्जी होगी। यू हैव टू डिसाइड दिस एंड योर ब्रेन guesses the future as per past experience। आपका दिमाग आने वाली चीज को ना माजी के तजुर्बात की रोशनी में सोचता है कि ये हो रहा था तो ये भी होगा, तो डाटा चेंज कर दें, आउटकम चेंज हो जाएगी। डाटा चेंज कर देना तो आगे वो क्या सोचेगा। सो फोकस एंड ब्रेन साइंस इज इंपॉर्टेंट। थर्ड वन, प्रेशर। प्रेशर इज प्रिविलेज। ये जुमला मेरा आज ले जाओ, प्रेशर इज प्रिविलेज। प्रेशर बड़ी नेमत है। 200 किलोमीटर नीचे कोयला दबा होता है जमीन के, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है, इतना दबाव होता है उस पर, तो वो कोयला हीरा बन जाता है। तो प्रेशर हीरा बनाता है, कोयले को भी बंदे को भी। तो प्रेशर आए तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, भागना नहीं है। चमक ऐसी आएगी पूरी दुनिया देखेगी। और जिसके पास प्रेशर नहीं है ना, मिले उस बंदे से, इंटरव्यू करें उसका, कुछ भी नहीं है, कोई ड्राइव नहीं है, कुछ नहीं करना चाह रहा, जिंदा है बस। एक बंदे ने कहा ना कि सुभान भाई आप न्यू ईयर के लिए क्लिप्स बना रहे हैं, न्यू ईयर की बात कर रहे हैं, बहुत से लोगों को क्या गर्ज जैसे न्यू ईयर या ओल्ड ईयर। मैंने कहा हाँ, पूरे साल उनका सबसे बड़ा कारनामा यही था कि बस वो जिंदा रहे।
बस सवाल क्या किया, जिंदा रहे, ये भी बड़ी बात है, मरे नहीं, कितने लोग मर गए। बहरहाल वी नीड टू डू समथिंग गुड। आगे अब आपसे क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले सबसे पहला क्वेश्चन यूईटी लाहौर से करेंगे जी। मस्जिद अक्सा का जिक्र कुरान पाक की किस सूरत की पहली आयत में आया है? ये अच्छा सवाल है। सूरह बकरा, सूरह कहफ, सूरह बनी इसराइल, सूरह नजम। मस्जिद अक्सा का जिक्र कुरान पाक की किस सूरत की पहली आयत में आया? सूरह बनी इसराइल में मस्जिद अक्सा का जिक्र आया। वेरी गुड, इनको तोहफा दे दे। रेयर अर्थ एलिमेंट, इस वक्त दुनिया में ये करेंसी है। 17 एलिमेंट्स हैं जो केमिकली तकरीबन एक जैसे ही हैं। रेयर अर्थ का ये मतलब नहीं है कि ये नायाब है, ये बहुत है, लेकिन इनको रिफाइन करना, जमीन से एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है। अगर यूएसए सारे काम छोड़ के रेयर अर्थ को ही निकालने लग जाए ना, 5 साल लगेंगे उसको चाइना के करीब पहुंचने में। चाइना इसमें मालिक है और ये टेक्नोलॉजी की हार्ट बीट है, ये सीड्स हैं टेक्नोलॉजी के। F-35 रैप्टर दुनिया का सबसे खतरनाक मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। 400 किलोग्राम रेयर अर्थ लगती है इसके ऊपर, इसकी स्टेलथ में, इसको छुपाने में, इसकी टरबाइन में, इसकी मोटर में। रेयर अर्थ एलिमेंट। एक बंदा जॉब के लिए आया ना, तो उससे पूछा उसने, हाँ जी जॉब के लिए आए? कहाँ? अगर मुझसे अच्छी तनख्वाह मिलेगी, यहाँ तो मैं जॉब में दे देता हूँ, मुझसे अच्छी तनख्वाह कहीं मिलेगी तो चले जाओगे छोड़ के? कहता हाँ मतलब पहले वो कहता क्या कहूँ मैं, अगर उनको छोड़ के चला जाओगे तो रखेगा नहीं। चुप करके सोचता रहा, फिर कहता है सर पहले मुझे एक सवाल का जवाब दें। कहता जी पूछो। कहा सर अगर आपको मुझसे अच्छा लड़का मिलेगा अगला तो आप उसको रख लेंगे? कहा जी रख लेंगे। तो कहा जब आप रख लेंगे तो फिर मैं भी चला जाऊंगा। ये ना ये थोड़ा सोचने की टेक्निक होती है ना, अगले को मुतासर करना होता है, उसकी कंपनी में जाना। कहते हैं ना योर वर्थ डजंट डिपेंड अपॉन हाउ मच इंफॉर्मेशन यू हैव, हाउ मच रिलायबल यू आर। क्रेडिबिलिटी कितनी आपकी ज़ात में, वो ज़रूरी है। वो एक ही झूठ होता है, सारे सच को वो मशकूक कर देता है। आपका एक झूठ ना सारे सच को मशकूक कर देता है। सच्चे रहे, क्या हुआ, क्या कर लेगा कोई? झूठ बोलने वालों को ना इधर एक झूठ बोलना पड़ता है, फिर आगे जाके पिछले झूठ को बचाने के लिए एक और झूठ बोलना पड़ता है, फिर वो 2 झूठ हो जाते हैं, अब तीसरी जगह पे जाके फिर झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि सबको कवर करना है। सच बोलने वाला आराम से रहता है। झूठ का फायदा ये है कि झूठ अभी सच जूते पहन रहा होता है, झूठ पूरी दुनिया में चक्कर लगा के वापस आ चुका होता है। समझ रहे ये तो पता है आपको ना, फेसबुक में कैसे झूठ ज्यादा फैलता है, सच नहीं इतना फैलता। फॉरवर्ड ही नहीं करते सच को, चस्का नहीं है उसमें, मजा नहीं है, करारापन नहीं है। झूठ में करारापन होता है, सस्पेंस होता है। मैं पहले की थी जी फॉरवर्ड, मैं तेनों दसिया थी ना, मेरी पहले पोस्ट आई थी। व्हाट इज हैपनिंग, तहकीक कर ले। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी। वेरी गुड, कितनी अच्छी अंग्रेजी बोली आपने यार, बैठ जाए। जैसे उनकी स्माइल अच्छी है, उनकी अंग्रेजी भी अच्छी। Try to boost it more, and without seeing a single word, without having any manuscript, you have articulated very beautiful words, knitted together. So if this sort of speech you will deliver in many people, I want to say that if you are a public speaker, you can cast an impression. Because knowledge gives you communication skill, and communication skill makes you leader, and leadership gives you team, and when you have a team, you progress. This is a hierarchy. The best quality of a leader is communication. Remember, he can communicate the valor, the courage. Gen Z की बात इसने की है, वो बच्चे जो 1998 से 2012 के दरमियान पैदा हुए हैं, कौन है? सारे हैं। बैठ जाएं। 1998 से 2012 के दरमियान जो पैदा हुए वो कौन है? जनरेशन Z। और जो 2012 के बाद पैदा हुए वो कौन है? जनरेशन अल्फा। है यहाँ कोई? नहीं, यहाँ नहीं होगा वो, है? हाँ वो बैठा जा, माशाल्लाह। जनरेशन अल्फा का एक नुमाइंदा और मेरा शहजादा है। एक जो भी होता है शहजादा ही होता है, नायाब होता है ना। ये जनरेशन अल्फा है। जनरेशन अल्फा जब वर्क प्लेस में जाएगी ना, नाम मेरे जहन से निकल गया, हाँ अब्दुल मुस्तफा जब ये वर्क प्लेस को ज्वाइन करेगा ना, 2030 में करेंगे ये, है ना, 2030 में इनकी पहली जॉब होगी। उस वक्त ये वर्क प्लेस की एनवायरनमेंट बदल चुकी होगी। तब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होगी ना, वो होगी स्पीच, आवाज, व्हाट्सएप वॉइस।
आज जब आप लेटर लिखते हैं तो आप सोचते हैं इस पे गलती कितनी है, ड्राफ्ट करूं क्या, इज्जत वाला लफ्ज, ओबीडियंटली, अफेक्शनेटली, फेथफुली, क्या लिखूं, क्या लफ्ज, प्रोनाउंसिएशन, पंक्चुएशन, आर्टिकल, प्रेपोजिशन। नो, एट दैट टाइम द फर्स्ट ड्राफ्ट विल बी योर वॉइस। जो लिखाई होगी वो एडिटिंग की सूरत में की जाएगी। जिस तरह आज जेन जी, आप लोग मोबाइल के बगैर दुनिया का तस्वर नहीं ना कर सकते, ये लोग अपने दौर में वॉइस के बगैर दुनिया का तस्वर नहीं करेंगे। ये आसान है। अब मुझे एक बात आई जहन में, मैं पेन पकड़ूं, लिखूं, मुश्किल हो जाएगा, मैं बोल दूं, चीज स्टोर हो जाए, इट विल बी इजी। तो जेन जी से पहले कौन लोग थे जो 1998 से पहले पैदा हुए? वो कौन है? मिलेनियल्स। मैं मिलेनियल नहीं हूं, 1 साल से रह गया हूं, तो मैं क्या हूं? हाँ, ऊंची नहीं, बूमर नहीं, जेन एक्स। वेरी गुड, दिस इज जेन एक्स। जेन एक्स बाद मिलेनियल्स है, मैं जेन एक्स के अंदर आता हूं। अच्छा, आप लोगों को अब जो मैंने बात करनी, पहली जेन जी की जो नसीहतें हमको करनी है, गौर से सुनते जाएं। नंबर 1, यू हैव टू मास्टर ह्यूमन इंटेलिजेंस बिफोर यू कैन यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोर इफेक्टिवली। आपको अपनी इंटेलिजेंस पे तवज्जो देनी है इससे पहले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आप तवज्जो दें। याद रखिए, चैट जीपीटी को यूज़ करने के 2 तरीके। एक तरीका ये कि आप उससे कहें चैट जीपीटी मुझे ये ऐसे लिख दो, ये मजमून लिख दो, इसको ह्यूमन वॉइस में करना, फला फला सारा ढमकाना करके मुझे ये दे दो। चैट जीपीटी आपको दे देती है, आप कॉपी पेस्ट करके मार देते हैं। ये गलत तरीका है। सही तरीका ये कि आप खुद मजमून लिखते हैं, चैट जीपीटी को देते हैं और कहते हैं इसको ठीक कर दो। नहीं, बल्कि मुझे बताओ, मैं ठीक करता हूं, कहां का गलती है। आप चैट जीपीटी से अपने काम करवाएंगे तो ये टेक्नोलॉजी आपको तबाह कर देगी। और अगर आप चैट जीपीटी को अपने कामों के अलावा बढ़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो दोनों तरक्की करेंगे। दिस इज द फर्स्ट एडवाइस फॉर ऑल ऑफ यू हु आर सिटिंग हियर। आज ना कॉग्निटिव ऑफलोडिंग हो गई है। कॉग्निटिव ऑफलोडिंग इज अ टर्मिनोलॉजी। इसका मतलब क्या है कि पहले आप लोग नोट्स लिखा करते थे, अब व्हाइट बोर्ड की तस्वीर उतार लेते हैं। पहले आप रास्ता तलाश करते थे, गोरमे की दुकान के साथ आगे जाना है, वहां थोड़ा सी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती थी, अब लोकेशन आ गई है। पहले आप कामों को लिखते थे, अब रिमाइंडर्स आ गए, नोट्स की सूरत में आ गए। ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एक वर्ड सुने, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट थॉट। क्या वर्ड है? ये आपने खुद रखनी है, इसको आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं देना। इंडिपेंडेंट थॉट। आप ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करवा रहे तो मसला बन रहा है। उसको असिस्ट के तौर पे साथ रखें, और जो डीपर क्रिटिकल थिंकिंग है ना, उसके आगाज में आप ही हो। उससे इनिशियली बात कर लें, लेकिन बिग आउट आपने खुद करना है। अगर आप इन बातों पे अमल नहीं करेंगे तो विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हो सकता है कि चीज़ें खराब होना शुरू हो जाएं। 20 नवंबर 2022 को चैट जीपीटी आई थी। इससे पहले का कहते हैं प्री चैट जीपीटी एरा, और उसके बाद पोस्ट चैट जीपीटी एरा। मेरे पास 20,000 पॉडकास्ट की रिसर्च मौजूद है। 20,000 पॉडकास्ट जो दुनिया के माने हुए पॉडकास्टर्स ने किए हैं, इनके मुताबिक 2022 से पहले इंग्लिश के अल्फाज और थे इन लोगों के, 2022 के बाद अंग्रेज़ी के अल्फाज और थे। क्योंकि अब ड्राफ्ट चैट जीपीटी से आ रहा है। अंग्रेज़ी को हमने स्टाइल ज़्यादा देखना है, सब्सटेंस कम देखना है। दुनिया की जो मशहूर ज़बानें हैं, जो ऊपर ऊपर है, वही रह जाएंगी, बाकी तो ज़बानें ख़त्म हो जाएंगी। कबायली ज़बान में तो चैट जीपीटी आपको गाइड ना करेगा, वो तो ऊपर से मलाई उठाएगा, नीचे वो लोग जो ज़बानें बोलते हैं, जैसे मेमनी कोई बोल रहा है, कोई और ज़बान अपनी ज़ाती बोल रहा है, वो तो ख़त्म होती जाएगी। अच्छा, इसको मैं रोक नहीं सकता, ये इनएविटेबल है, ये होगा। मैं खुद जब भी लफ्ज़ देखता हूं, मैं बड़े स्टाइलिश वर्ड्स देखता हूं, थॉट नहीं देखता, मैं डेल्वी देखता हूं, हार्ड वर्किंग नहीं देखता, मेटिकुलसली देखता हूं, और वो मेरी वोकैबुलरी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। क्योंकि मैं स्टाइल चाहता हूं ना, मैं पब्लिक स्पीकर हूं, आई वॉन्ट गुड एंड रिच वर्ड्स ऑफ वोकैबुलरी। और मेरी जो ट्रेन हुआ मेरा मॉडल, उसको पता चल गया कि सुभान को ये चीजें चाहिए, वो वही देता मुझे। सो दिस इज वन थिंग। और दूसरा याद रखना, अब ये सुन के आपको पता ही होगा या आप सुन के हैरान होंगे कि हार्वर्ड, एमआईटी, प्रिंसटन और येल यूनिवर्सिटी दुनिया की 10th नंबर की यूनिवर्सिटी, और एमआईटी दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड तीसरे नंबर की यूनिवर्सिटी है, और प्रिंसटन चौथे नंबर की यूनिवर्सिटी है। इन चारों यूनिवर्सिटी के सारे लेक्चर, सारी किताबें वो इंटरनेट पर फ्री अवेलेबल है। लेकिन कोई तब्दीली नहीं आई, हमने पढ़ा ही नहीं।
इंफॉर्मेशन का फ्लड है। तो इस दौर में इंफॉर्मेशन नहीं, एग्जीक्यूशन की जरूरत है कि आप एग्जीक्यूट करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MIT का मैंने ये जो रिसर्च पढ़ी, मैं बड़ा हैरान रह गया। दे हैव ए क्रेजी वे, याद रखना, मेरी ज़िंदगी में है कुछ लोग जो MIT से पढ़ के आए हैं। जो बंदा MIT का ग्रेजुएट होगा ना, ही इज़ सुपरमैन, उस फील्ड में उससे बड़ा माहिर कोई नहीं होगा। एंड दे हैव ए क्रेजी वे ऑफ टीचिंग यार। पहला हफ्ता उस बच्चे का, पहले हफ्ते में उसको 3 प्रॉब्लम सेट दिए जाएंगे, 1 रिसर्च पेपर दिया जाएगा, 1 कैरियर फेयर दिया जाएगा, और 2 लैब रिपोर्ट्स दी जाएंगी। एक ही दिन में ये सारे काम हो रहे हैं। गूगल भी आ रहा है एक ही दिन में, कामयाब एंटरप्रेन्योर जिसका स्टार्टअप हिट हुआ वो भी आ रहा है एक ही दिन में, नोबेल प्राइज विनर वो भी स्पीच करने आ रहा है एक ही दिन में, एक ही दिन में, और बच्चों ने अटेंड भी करना है। इट इज नॉट अबाउट दैट व्हाट आई विल डू, इट इज टू सेलेक्ट वेयर आई शुड पुट माय फोकस। दिस इज इंपॉर्टेंट। यानी कैपेसिटी नहीं देखी जा रही, क्लैरिटी देखी जा रही है कि क्या डिसाइड करता है। हर जगह पर जाएगा, इसका अपना इंटरेस्ट कहां है। दिस इज द वे ऑफ टीचिंग इन द वर्ल्ड नंबर 1 यूनिवर्सिटी। तो ये जेनजी के लिए वो चीजें थी। बाकी कुछ स्किल्स मैं वैसे आपको बता देता हूं। आज के दौर में एक स्किल बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो हाउ टू क्विट प्रॉपरली। आजकल कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं कि विनर्स नेवर क्विट। ये जुमला गलत है। विनर्स दे क्विट, विनर्स आर क्विटर्स। छोड़ के जाना गलत नहीं है। रिलेशनशिप हो, पार्टनर हो, कैरियर हो या कोई ड्रीम हो, अगर आपको पता चल जाए कि ये फ्रूटफुल नहीं है, क्विट कर जाए, यू टर्न ले लें। यू मस्ट क्विट। और हैप्पी एंडिंग सुना आपने? हैप्पी एंडिंग का लफ्ज बड़ा मशहूर है। व्हाट इज हैप्पी एंडिंग? किसी ने बड़ी प्यारी बात की। हैप्पी एंडिंग मीन्स व्हेन यू डिसाइड टू एंड द स्टोरी। जब आपको लगे कि सब कुछ ठीक है, आप एंड कर दें, एंड कर दें, वरना कुछ अरसे के बाद बड़ी परेशानी पेशेमानी होगी। ये नहीं है कि आपकी ग्रोथ रुक रही है, बल्कि आपकी ग्रीड रुक रही है, आपकी लालच को दबाना मकसूद है। लगा हुआ जनाब, पहले नंबर पे उसने बैटिंग करनी है, दुनिया कह रही है छोड़ दे टीम को, चला जा, लेकिन वो नहीं छोड़ रहा टीम को। क्विट। और आखिरी, ये स्किल बड़ी जरूरी है। ये बहुत बड़ा CEO है, उसने बताया कि रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, ये 4 चीज़ें होती है ना, इसमें रीडिंग और लिसनिंग ये टेकिंग एंड पर है। एक्टिव लिसनर नहीं बन रहे हम लोग, हम सुनते नहीं है ठीक, और इसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे। मैं बोर्ड मेंबर हूँ, मैं बॉस हूँ, मैंने आपको जॉब देनी है। मैं बोर्ड मेंबर हूँ, मैं बॉस हूँ, मैंने यहाँ बैठ के आपके मुस्तकबिल का फैसला करना है। मैंने जो क्वेश्चन आपसे किया आपने सुना ही नहीं, आप उसकी पेरिफेरी में हैं, साइड पर हैं, अंदर आए नहीं आप। क्रक्स, एसेंस उस सवाल से मैं क्या पूछना चाह रहा हूं आपने सुना ही नहीं। बाद में आप क्या कह रहे हैं? जनाब मेरे तो पोस्चर भी ठीक था, कपड़े भी ठीक थे, मैंने मुस्कुराया भी हूं, आई कांटेक्ट भी दे रहा था। ओ भाई, सवाल ही नहीं सुना आपने, और जब आपने नहीं सुना, आपने जवाब भी ठीक नहीं दिया, आपको जॉब कैसे मिलेगी? हाँ, सर हिल रहा होता है, सुन नहीं रहे होते। वहां तो बिल्कुल स्टैटिक हो कि उसकी एक एक बात को सुनना चाहिए था ना। एक्टिव लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सारी जिंदगी में ये बात याद रखना कि आपकी जिंदगी में ना गड़े आएंगे बहुत ज्यादा। अभी आप लोगों का सफर आगाज है, रास्ते में गड़े आएंगे, मुसीबतें, आलाम, आजमाइशें। क्योंकि याद रखना, जो मर्द होता है ना, ये बहुत सी जंगें लड़ रहा होता है। आपको कभी अंदाजा नहीं हो पाएगा कि आपके अब्बू किस किस फेज से गुजर रहे हैं। बहुत जंगें लड़ रहा होता है। इसकी ज़िंदगी इस दुनिया के अंदर बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। इसने बहुत सी जगहों को, महाजों को सेट रखना होता है। यू कैन नॉट गेस। तो जब आप गड़े में गिर जाएं, आप एक बात जरूर सोचना कि गड़ा बुरा नहीं होता। बड़ी बिल्डिंग बनानी हो ना, वहां भी पहले गड़ा खुदता है, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग बनती है। और बुर्ज खलीफा जितनी बड़ी बिल्डिंग हो तो गड़ा भी उतना गहरा खोदना पड़ता है। तो अगर कोई बहुत ही गहरे गड्ढे में आप गिर गए, हो सकता है कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग अब बननी हो। टेस्ट तो किया जाएगा आपको, कुछ भी देने से पहले इम्तिहान आपका लाजमी होगा। उसमें आप पूरे उतरते हैं कि नहीं उतरते, ये गेम आपकी है। ये चारों कितने इंपॉर्टेंट उसमें ना। लिवर इंसान की जिंदगी में इनर ऑर्गन में सबसे बड़ा है। 500 काम लिवर कर रहा है, 500।
कोई दवाई इसकी इतनी ईजाद नहीं हुई, उल्टा पुल्टा हो जाए ना अगर, तो फिर इसको खुद ही से रीग्रो करता है। लिवर का ख़ास ख्याल रखें। सिगरेट पीने वाले, अल्कोहल पीने वाले, ये इस बात का ख्याल करें, हमें ये ऊपर जाएगा। लिवर को किल करने वाली चीज़ें हैं ये, लिवर का ख़ास ख्याल करें। और इसमें आपको पता चला किडनीज़ के बारे में, अभी मुझे आया, किसी मरीज़ की रिपोर्ट आई, उसका क्रेटिनिन 8.1 हो गया है। 8.1 का मतलब है उसका पूरा जिस्म टॉक्सिक हुआ है, जहर भर गया पूरे जिस्म में। ये 1 पॉइंट कुछ होना चाहिए, बल्कि 0.9 होना चाहिए। मेरा 0.9 था, मैंने आज देखा है। किडनी ने इसको एक्सक्रीट करना है, किडनी काम नहीं कर रही उसकी, अब उसका डायलिसिस होगा। इतनी बड़ी किडनी है वो, हीमोडायलाइजर दुनिया ने बनाई है। इंसान का गुर्दा 5 काम करता है और वो जो मशीन है वो 1 काम करेगी सिर्फ। गुर्दा हड्डियों की डेंसिटी को भी कंट्रोल कर रहा होता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर रहा है और वेस्ट भी निकाल रहा है। वो जो मशीन बनी है वो सिर्फ वेस्ट निकालेगी। तब भी जो डायलिसिस हो रहा होता है, देखा उनके जिस्म पे अजीब सी एक लुक आ जाती है। तो गुर्दे का ख्याल कैसे रखना है? ईमान से बताना, कितना पानी पिया आज? पानी नहीं पी रहे, पानी नहीं पी रहे, वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड। पानी पीना है, कैसे पानी पीना है? अपने सामने पानी की बोतल या पानी का ग्लास रखें। ठंड है, पेशाब ज्यादा आता है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन तरीका है, मुझे डॉक्टर ने बताया ये। 1 सिप पिए सिर्फ, और फिर 15-20 मिनट बाद 1 सिप पिए, फिर आधे घंटे बाद 1 सिप पिए, रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। 8 गिलास पानी पीना जरूरी है, ये कहां लिखा है? मुसद्दका जगह मुझे बताए नहीं। एक मजदूर जिसका पसीना बहता जा रहा है, उसके लिए तो 15 गिलास जरूरी है। और एक बंदा जो एसी वाले कमरे में बैठा पसीना बह ही नहीं रहा, उसके लिए थोड़ा पानी है। पानी और भी तो जा रहा है ना, चाय भी पी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, उसमें भी पानी होता है। लेकिन वैसे पानी जो पी रहे हैं, हाइड्रेशन, इसका वाहिद हल आज के दौर में यही है कि सामने पानी का ग्लास रखें और उसको पीते रहें। आपकी क्लास में अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है ना, फतवा ना जड़ दें उसके ऊपर कि ये कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है कल कला आपको ही उसके पास जॉब के लिए जाना पड़े। आप अपने आप को देखें, आप अच्छे पढ़ाई में अपने आप को देखें, दूसरे को फोकस ना करें। लाइफ किसको कैसे रिवॉर्ड करती है मैंने आपको बता दिया। लाइफ उसको रिवॉर्ड करती है जो डट के खड़ा रहता है। और स्मार्ट बंदा जिद्दी होता है, उसने निकालना है। इसके भी मां बाप है, उस स्मार्ट बंदे की भी पूरी रिलेशनशिप है, उसके भी कॉन्टेक्ट्स है। कहां जैक लग जाए, गुड टाइम गुड लक कहां हो जाए कोई पता नहीं होता। यू मस्ट बी एनर्जेटिक। वो सीईओ जिससे मैं मिला था कराची में, उससे बड़ी प्यारी बात की थी। कहा था ये स्पार्क है इसकी आंखों में, बस इतना कह के उसने उसको उठा लिया 5 लाख रुपए में। यारिस भी दी थी। कहता है इसकी आंखों में स्पार्क है। मैंने कहा था तो कुछ नहीं, कहता तो मैं सिखा लूंगा ना इसको। जमीन देख लिया जरखेज है, बीज बोलूंगा मैं, आ जाए। पहली बात तो ये याद रखें, आपका दिमाग आपको तरक्की देना नहीं चाहता, बस आपको जिंदा रखना चाहता है। नो ग्रोथ बट सर्वाइव। इसीलिए वो डरता है, रिस्क ना लो, ये ना करो, मुस्तकबिल में ये हो जाएगा, ये कम अरसे से कर रहे हो, ये सेफ है, इसी में लगे रहो, नई चीज ट्राई ना करो। ये दिमाग इस तरह करता है ना, आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ता है, कंफर्ट जोन से घसीट के अपने आप को बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि दिमाग सर्वाइवल चाह रहा है आपका, बना इस तरह का है। होता क्या है, दिमाग क्या चीज कर रहा होता है, ये देखें, ये जार नंबर 1 है, ये आपकी लाइफ के जार हैं दोनों। ये वो हार्ड मोमेंट जो आपने अपनी जिंदगी में सही, ये वो पेपर जो आपने पास किया, ये वो किसी की मदद जो आपने की, ये वो जो आपने माँ बाप की इज्जत की, अच्छे नंबर लेके आप लाहौर आए, और ये वो जो नई स्किल आपने सीखी, और ये वो जो आपने यूनिवर्सिटी में इतने अच्छे इदारे में दाखिला ले लिया, और ये काइंडनेस है, और ये जो आपने गुस्से पर काबू पाया, ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया, ये सारा कुछ किया, ये सब है। और एक तरफ वो छोटी सी गलती है, वो एक ऑकवर्ड मोमेंट है, वो जिंदगी का एक चीज है जो यहां आई, और आपका दिमाग इसको ही सोचता जा रहा है, इधर देख ही नहीं रहा। ये आपकी जिंदगी है, ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये आपकी कामयाबियां हैं, इन पे फोकस करें। आपका ये एक वाक्य, सिर्फ एक वाक्य है, जिंदगी नहीं है, इसकी सजा ना दें अपने आप को। हर वक्त यही सोचते चले जा रहे हैं, यही जहन में है, यही महरूमी जिसको उम्र कैद बना लिया आपने, मरीज बन गए आप, छोड़ें इसको, फेंक दें। ये जिंदगी है,
दिस इज द ट्रैक रिकॉर्ड। और अगर इस चीज पे आप फोकस करना सीख जाए ना रोजाना कि मेरी जिंदगी में कामयाबियां कहां कहां है, वो कहां से चले थे कहां तक पहुंच गए, इसी स्पीड से इन्हीं कामयाबियों के साथ चलते रहे तो आगे जिंदगी कितनी बड़ी हुई है। दिस इज द ट्रैक रिकॉर्ड, दिस इज योर लाइफ एंड फोकस ऑन लाइफ, डोंट फोकस ऑन द मिस्टेक्स, इट हैपेंस। समझ गए जी? जेब में 10 रुपए पड़ा है ना, जेब में 10 रुपए पड़ा है, लोगों के सामने रवैया ऐसे रखना कि 10 करोड़ पड़ा हुआ है। याद रखना, आप वीकेस्ट पोजीशन पर हो लेकिन चेहरे से लगे कि स्ट्रांगेस्ट पोजीशन पर खड़े हो। अंदर रो रहे हो ना, दरवाजा खोलोगे तो हंस के खोलना, वो रोता देखेगा लूट लेगा। झटके को बहुत बड़ा ताजर है कराची का, उसने मुझे बताया, कहा उसको करोड़ रुपया है, वो करोड़ का माल देगा, उसी को बेच के 2 करोड़ बन जाएंगे, 2 करोड़ का तो फिर फायदा हो गया तुम्हें। मत दिखाओ क्या हो क्या नहीं हो, स्ट्रांग दिखो, क्या हो जाएगा। मैंने इन्वेस्टिगेशन करनी है कि तैयारी की नहीं, खड़े होकर मुझे सिलेबस सुनाओ, नो, मैंने इंप्रेशन देना है बस। देयर मस्ट बी अ लाइट इन योर आईज एंड यू मस्ट हैव दैट लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज। नंबर 1 वो दे दे मुझे। सबसे पहले याद रखना, पहली बात तो पेपर में एक बात याद रखना, ये ज़रूरी नहीं है कि आप में से कोई खड़ा होकर मुझे बताए जी मैं 8वीं में भी फर्स्ट आया, 9वीं में भी फर्स्ट आया, 10th में भी टॉपर था, फर्स्ट ईयर में भी टॉपर था। ये दास्तान सुनाना ज़रूरी नहीं है। बहुत से कामयाब लोग 8वीं में उनके इतने अच्छे नंबर नहीं थे, 10वीं में भी उन मीडियोकर पास हुए थे, लेकिन आज वो बहुत आगे निकल गए। जब भी जाग आ जाए, जब भी कोई वाक़या हो जाए, ऐसा कोई कंपटीशन मिल गया, कोई ऐसी चीज़ हो गई, आप तरक्की कर सकते हैं। सो कैरियर के अंदर अप्स एंड डाउन्स को आपने सर नहीं चढ़ाना, लेटेस्ट सक्सेस बस बतानी है। ये बात याद रखना, एग्जाम प्रेपरेशन के अंदर मेमोरी की बड़ी अहमियत है। मैंने रिसर्च पढ़ी लेटेस्ट और मैं बड़ा हैरान हुआ कि ट्रिपल मेमोरी आपकी हो जाएगी एग्जाम्स में अगर आप इस काम पे अमल करेंगे। ट्रिपल, बाकायदा ये रिसर्च है हार्वर्ड की, 2 ग्रुप्स बने थे और एक ग्रुप को ये प्रैक्टिस करवाई गई। जिसने प्रैक्टिस की उसकी याददाश्त 3 गुना बढ़ गई थी, रिटेंशन ऑफ सिलेबस 3 गुना बढ़ गया था। ये क्या है? जब भी आप कुछ चीज़ पढ़ते हैं ना याद करने की नीयत से, आप बड़ी जल्दी उसको स्विच ओवर कर जाते हैं। स्विच ओवर नहीं करना। आपका दिमाग अभी डिसाइड कर रहा था कि यार ये जो है अभी ये याद रखना है कि नहीं रखना, इस काबिल है ये चीज के नहीं है, आपने स्विच ओवर कर दिया। नो, यू नीड टू ऑब्जर्व अ 10 सेकेंड साइलेंस आफ्टर दैट रीडिंग। पढ़ लिया आपने, याद रखना है, 10 सेकेंड अब खामोश हो जाए, आपके माइंड को थोड़ा टाइम मिले कि ये चीज अब सबकॉन्शियस में डालनी है। करके देखें, वाकई ट्रिपल फोल्ड हुई। जब मैंने ये पढ़ी, मैंने अपनी हर स्पीच के बाद 10 सेकंड की साइलेंस ली, वाकई जगह बनती है, शेल्फ खाली होता है, आर्काइव एम्प्टी होती है, पुरानी चीज गिरती है, नई आती है। वो चीज जो याद करनी है, मेमोरी ट्रिपल फोल्ड हो जाएगी अगर आप इस बात पे अमल करेंगे। नंबर 2, ये बात याद रखना, अमेजॉन के जेफ बीजोस का इंटरव्यू मैंने सुना था कि स्ट्रेस काम से कभी नहीं आता। आप में जो वर्क लोड है ना जिनके ऊपर, याद रखना स्ट्रेस काम से नहीं आता। जब आप काम कर रहे होते हैं ना, स्ट्रेस नहीं आता। स्ट्रेस आता है जब आपको लगे कि ये काम मैं कर सकता था लेकिन ये काम मैं नहीं कर पा रहा, अब स्ट्रेस आता है। पता होता है आपको मैं काम कर सकता हूं लेकिन किसी वजह से XYZ वजह से आप काम नहीं कर पा रहे होते, अब स्ट्रेस आता है, वो नहीं हो रहा होता, क्लटर पड़ जाता है, टाइम थोड़ा है। तो याद रखो, सबसे पहले स्ट्रेस को हटाओ, स्ट्रेस को हटाओ, एग्जाम स्ट्रेस को हटाओ। कैसे हटेगा? सुनो, गौर से सुनना, ये बहुत अहम है। स्ट्रेस आपकी बॉडी में पहले जाहिर होता है, दिमाग में बाद में जाहिर होता है। ये 3 हिस्से आपकी बॉडी के हैं जो स्ट्रेस को ले लेते हैं। एक आपके कंधे हैं, एक आपकी जॉ है और एक आपका सीना है। इसको रिलैक्स करें, पहले करें रिलैक्स, रिलैक्स हो। उधर बैठे, इम्तिहान की तैयारी करें, रिलैक्स हो। और अकेले बैठ के ना थोड़ा सा मुंह को खोल लें। अब आपका क्या होगा, जो जॉज है ना ये अकड़ जाते हैं, हमें पता नहीं चल रहा होता। जब मुंह खोलेंगे ना, जॉज रिलैक्स हो जाएंगे। ईमान से करके देख लो, जब स्ट्रेस का हमला होना, इन तीनों को रिलैक्स छोड़ो और फिर देखना कैसी चीजें क्लियर होती हैं, धुन छटेगी। और ये ना एक बड़ा जबरदस्त आइडिया है, ये है जेल पैड, हॉट एंड कोल्ड जेल पैड है। इसको आप गर्म भी कर सकते हैं ओवन में डाल के, इसको आप ठंडा भी कर सकते हैं फ्रीजर में, ये बिल्कुल अकड़ जाता है। इसको 3 जगहों पे रखना आपने। एक्सट्रीम एंजाइटी,
दिमाग फट रहा है, उस बंदे को हॉस्पिटल लेके जाने की जरूरत पड़ गई है, चीखे मार रहा है, ये काम एक दफा कर लेना मेरे कहने पे, एक दफा कर लेना, चाहे वो घर में कोई हो चाहे आपको एंग्जाइटी हो। इधर रखना है, इधर आर्मपिट के नीचे रखना है और गले में रखना है। यहां पे ना गुच्छे हैं, नर्व्स के गुच्छे हैं। ये वेगस नर्व है जो कि पूरे जिस्म को दिमाग से कनेक्ट कर रही है, ये सिग्नल लेके जाती है। क्या है? इसके गुच्छे हैं, यहां पे गुच्छे हैं। यहां पे ना ठंडा रख के ना थोड़ी देर ठहर जाओ, यकीन करो इतना को वजन गिर जाएगा ना, बोझ उतर जाएगा, दिमाग ठंडा हो जाएगा। फिर पढ़ाई की तरफ जाना, मुझे बताना कितना आपको फर्क पड़ा, बताना जरूर कि सुभान भाई आपने सुकून कर दिया लाइफ के अंदर। क्योंकि देखो एंग्जाइटी छटेगी तब पेपर में कुछ समझ आएगा ना। 3 घंटे मैनेज कब होंगे? जब थोड़ा टाइम स्ट्रेच आपको मिलेगा और आप सोचने के काबिल होगे ना। सारी तो माइंड गेम है ये, और माइंड के ट्रैप में आ गए तो अब क्या रह जाएगा पीछे। बाकी मैंने आपको ही वो ब्रीदिंग टेक्निक बताई थी, वो तो वही है, सांस 4 सेकंड अंदर लेके जानी है, 4 सेकंड रोकनी है और फिर मुंह से गोल करके बाहर निकालनी है, और प्रेजेंट में रहना है। आंखों से देखना है, कानों से सुनना है, नाक से सूंघना है, मुंह से चखना है, हाथ से देखना है। जो अभी नजर आ रही है चीज वो देखनी है, जो आवाजें भी आ रही हैं वो सुननी है। आ जाओ घसीट के अपने आप को प्रेजेंट में ले आओ। ये 4 चीजें आप करोगे ना एग्जाम्स में लाजमी, आप बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे। और आखिरी चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं वो है मोटिवेशन। हम ये समझते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगी फिर काम होगा, नहीं, काम होगा फिर मोटिवेशन आएगी। मोटिवेशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय द एक्शन। ये 3 रुकनी है। पहले आप छोटा कदम उठाते हैं, कामयाबी मिलती है छोटी, अब डोपामीन एक्सक्रीट होता है, गुड हार्मोन। अब उसके बाद आपको मोटिवेशन मिलती है, फिर आप आगे बढ़ते हैं। डिसिप्लिन ऑलवेज बीट मोटिवेशन। जिसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है उसको छोटे छोटे कामों के लिए मोटिवेशन चाहिए। डिसिप्लिन लेके आए, खुद ब खुद काम होने शुरू हो जाएंगे। और परफेक्शन की तरफ कभी ना जाएं, बहुत ज्यादा अच्छा कर लूंगा, ये किलर है। कर लूंगा बस, प्रोग्रेस लेकर आए, हो जाए वो चीज, दिस इज इंपॉर्टेंट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अहम क्वेश्चन है और इसका बहुत अहम जवाब है, लाजमी सुनिए और गौर से सुनिए। खास लोगों में कौन सी चीज उनको नुमाया करती है? मैं 2 बंदों के नाम ले रहा हूं, अगर आपको नहीं पता मैं आपको शेयर कर दूंगा। इनको साइकोटिक अटेंशन थी ऑन डिटेल्स, छोटी बातों पर ऑब्सेशन था। एक है टाइगर वुड्स, एक है कोबी ब्रायंट। आपको पता दोनों का? टाइगर वुड्स का पता है, इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोल्फ चैंपियन इन द वर्ल्ड। टाइगर वुड्स और कोबी ब्रायंट। कोबी ब्रायंट ने 5 NBA चैंपियनशिप जीती थी और 2 दफा ये MVP रहा है। बहुत मशहूर प्लेयर था बास्केटबॉल का। इसकी एरोप्लेन क्रैश हुआ था, वहां पे मर गया था। जो टाइगर वुड्स था ना, उसको एक दफा एक कंपनी ने 5 ड्राइवर्स भेजे, 5 क्लब्स भेजी जो स्टिक्स होती हैं। इसने उनको जवाब दिया कि जो सबसे भारी वाली स्टिक थी ना वो ठीक है। अब कंपनी के सारे एग्जेक्टिव बैठे हुए हैं सर पकड़ के कि भारी वाली तो थी नहीं, सबका वजन एक जैसा था। उन्होंने उसको भेजा, सर वजन तो सबका एक जैसा था। उसने कहा नहीं, जो सबसे भारी वाली थी सबसे सही है। वो फिर इसरार करने लगे कि कंपनी की एक पूरा क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट होती है, कैसे हो सकता है? उसने कहा नहीं, फैक्ट्री भेजो। फैक्ट्री भेजा तो पता चला सुपरवाइजर ने एक छोटा सा ग्लू का टैब जो 2 ग्राम का था वो एक्स्ट्रा उसके हेड पे लगा दिया था, जिसकी वर्थ $2 भी नहीं बनती, और उसने उसको पकड़ लिया था। और कोबी ब्रायंट एक दफा 2009 के अंदर न्यू ऑरलियंस के साथ मैच था, ये लेकर्स में था, और वहां पर जब ये रिंग में गया तो इसने शूट किया तो शूट हुई नहीं। मैंने पाकिस्तान की अंडर 18 टीम के अंदर ना बास्केटबॉल को कैप्टन किया हुआ है, मैं बास्केटबॉल का प्लेयर रहा हूँ दाऊद साहब में आने से पहले। तो ये जब था कोबी ब्रायंट, उसने शूट किया तो शूट हुई नहीं, वो मिसिंग कर रहा था बहुत ज्यादा। उसने कहा कि समथिंग इज रॉन्ग। अब वो NBA है, दुनिया का बेहतरीन सेटअप है जहां पर इंजीनियर्स ने बड़ा जबरदस्त आर्किटेक्ट बना के हर चीज को सेट किया हुआ है। वो कहते गलत नहीं हो सकता। उसने कहा नहीं, गलत है कुछ। कहा गलत नहीं हो सकता, कहा गलत है कुछ, समथिंग इज मिसिंग। बहरहाल वो कोबी था, वो आए, उन्होंने देखा आके जो रिंग था ना बास्केटबॉल का वो 1 इंच के क्वार्टर नीचे था, यानी 1 सिक्के जितना नीचे था। बस उन्होंने उसको दुरुस्त किया और जुमला कहा गया कि दीज सुपर परफॉर्मर्स नो दैट द डेविल लिव्स इन डिटेल्स। छोटी जगह से ना हमला होता है। चलो ये तो वो मिसालें थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब नबी पाक ने खुतबा हिज्जतुल विदा इरशाद फरमाया और फरमाया दीन मुकम्मल हो गया है,
सब सहाबा खुश थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रो रहे थे। सबने कहा आप रो रहे हैं, और कुछ ही अरसे के बाद पता चल गया कि वो क्यों रो रहे थे। क्रिएटिविटी थी और माइनर डिटेल को देखा कि नबी पाक की तो बेइज्जत का प्राइमरी मोटिव क्या था कि ए नबी, ये दीन हक आपने लोगों तक पहुंचाना है। वो मकसद जब पूरा हो गया तो विशाल हो जाएगा। एक बुजुर्ग ने अपनी बीवी से कहा कंघी लेकर आओ। बीवी कंघी लेकर आई, साथ शीशा भी ले आई। उन्होंने जब शीशा देखा तो रुक गए थोड़ा सा, फिर कंघी की। बीवी ने पूछा अब रुके क्यों? कहा देखो मेरी नीयत कंघी करने की थी, शीशा देखकर कंघी करने की नहीं थी। जब तुम लाई तो मैंने शीशा देखने की पहले नीयत की, क्योंकि सवाब और गुनाह उसका दारोमदार नीयत पर होता है। एक छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग थे, वो रोते बहुत थे अल्लाह के खौफ से। किसी ने कहा कि आपकी तो उम्र इतनी नहीं है तो आप रोते क्यों इतना? आप पे तो भी नहीं है ना सजा जजा का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो कहते देखो मैंने अपनी अम्मी को देखा कि जब वो बड़ी आग जलाती है ना तो छोटी छोटी लकड़ियां पहले रखती है, तो ऐसा ना हो कि बड़े बड़े गुनाहगारों को जहन्नम की आग डालने के लिए हम छोटों को इस्तेमाल कर लिया जाए। समझ आई आपको कि माइनर डिटेल्स, टाइनी डिटेल्स, जब आप यहां पर आ जाएंगे ना, मैं जाता हूं अपनी दर्द का इलाज करवाने के लिए, बड़ा डॉक्टर आंखें भी चेक कर रहा होता है, वो चेस्ट भी चेक कर रहा होता है, वो थर्मामीटर भी। मैं कह रहा था सर कुछ नहीं है, कहता है नहीं, माइनर डिटेल्स। ट्राई टू बी एन आर्किटेक्ट। ये बड़ा आसान है कि सूरज निकलने के बाद आप टू डू लिस्ट लेकर बैठ जाएं और अपने घंटों को काम से भर लें, लेकिन पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस? हसल बसल बहुत ज्यादा आसान है, मकसद क्या है? ये टाइनी डिटेल्स को कभी भी इग्नोर ना करना। जानबूझ के आपको ऐसा काम दिया जाएगा जिसमें टाइनी डिटेल्स उभर के सामने आएंगी और फिर आपको पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, एक मुसलमान की जिंदगी में डिसिप्लिन कैसे होगा? बस इसके बाद हम आखिरी क्वेश्चन करके खत्म करेंगे। देखें, मुसलमान की जिंदगी में आज डिसिप्लिन का आगाज फजर की नमाज से होता है। टेक माई पॉइंट, मॉर्निंग सलाह इज नॉट ओनली ए सलाह, इट्स ए कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम। फजर की नमाज पूरी ट्रेनिंग है। उस वक्त जब बिस्तर में रहने का दिल कर रहा है, लिहाफ से निकलने की कोई उम्मीद नहीं है, ना दिल चाह रहा है, वो फजर का नमाजी अपने आप को ड्रैग करके लिहाफ से निकाल के बाहर उतर रहा है। और उस वक्त जब पानी को देख के खौफ आ रहा है, वो पूरे जिस्म पे पानी बहा रहा है जो ठंडा भी हो सकता है। और उस वक्त जब सब अपना सर तकिए पर रखकर उस सर में कितने ख्वाब भी घूम रहे हैं, वो अपना सर रब की बारगाह में रखे हुए हैं और फिर अटेंशन होके जमात के साथ खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है। इट्स ए कंप्लीट ट्रेनिंग, दिस इज डिसिप्लिन। उसने अपनी सुबह जीत ली, सारा दिन कैसे नहीं जीतेगा? बंदे ने मुझसे खड़े होकर पूछा जी नमाज के दौरान वसवसे आते हैं, ख्यालात तंग करते हैं, सोचे मुंतशिर रहती है, फोकस नहीं रहता, क्या करें? मैंने कहा पहली बात सुन लो, दो तरीके हैं, या तो हार मान लो कि जनाब मैं नमाज के दौरान तवज्जो सेट ही नहीं रख सकता तो नहीं पढ़ता, और दूसरी बात है कहो नहीं मैं रख के दिखाऊंगा। अंडरस्टैंड द नेगेटिव एंड ट्राई टू कॉम्बैट। फरमाया तुम में बेहतरीन शख्स कौन है? जो वक्त पर नमाज अदा करे। लंबी नमाज अदा करे ये नहीं कहा, परफेक्ट नमाज पढ़े ये नहीं कहा, बस वक्त पर अदा कर ले, सही तरीके से अदा कर ले, हाजिरी लगनी चाहिए। वैसे तो 24 घंटे ही अल्लाह की बारगाह में उसकी इबादत ही करनी है, लेकिन ये हाजिरी 5 वक्त की ये जरूरी करार दी गई ना, तो डिसिप्लिन किसे कहेंगे आप? बताया दिस इज फोकस। फोकस आपने क्या करना है? नमाज के दौरान फोकस नहीं ना आ रहा, सोचे मुंतशिर है, मैं आपको बता रहा हूं, आपने डिटेल्स पे नजर रखनी है। हाथ कहां बांधने हैं इसकी फिक्र करें, देखना कहां है इसकी फिक्र करें, और हिलना नहीं है हाथों को, और फिर पाँव को क्या करना है, यानी इन डिटेल्स की फिक्र करें। आप कपड़े आपने कौन से पहने हुए, आप जब इन चीजों की फिक्र करेंगे ना, लिख ले, फोकस खुद ब खुद आएगा। और मैं बैठा हूं, मेरे साथ एक तार गुजर रही है इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें 1500 वॉट गुजर रहा है, मैं बैठा हूं, गुजरता रहे करंट, मुझे क्या है, वो पकड़ूंगा तो जलूंगा ना। तो आप बैठे हैं, बैठे रहे, जो शैतानी ख्याल गुजर रहा उसको गुजरने दे, उसकी तरफ क्यों देख रहे हैं? नमाज के दौरान इतनी तवज्जो तो ले आए ना, जो मार्केट में बैठे हुए शेख साहब नोट गिनते हुए लेकर आते हैं। देखिए तवज्जो शेख साहब की, जरा बुला के दिखाओ उनको। मैं आते हुए पढ़ रहा था, वो ना मुंह में तलवार डालते हैं कुछ लोग, सॉर्ड सॉल्विंग। अब तो ये बहुत ज़्यादा कम हो गई है,
पहले एक ये नाटक हुआ करता था कि मुंह पे ना वो तलवार डालते थे, वो यहाँ तक आ जाती थी। बड़ा ख़तरनाक खेल है ये, ओसोफेगस कट जाती है, पेट में ज़ख़म आ जाते हैं, इनकी एसोसिएशन बनी हुई है। वो बता रहा था जनाब 15,000 दफ़ा डालें ना और पूरा सांस रोक के इंतहाई एहतियात के साथ, फोकस के साथ, पता नहीं क्या कुछ कह रहा था। मैंने सोचा यार अगर इसका 1% भी हम नमाज के दौरान कर लें, वो पता नहीं क्या काम कर रहा है जिसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, और हम तो रब की बारगाह में खड़े हो रहे हैं हाथ बांध के। एक दफ़ा तो सोचे ना कि अपने अल्लाह की बारगाह में खड़े हुए। हाँ जी, क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड जी, हेल्थ पे क्वेश्चन आ गया, जबरदस्त किस्म का। याद रखने और मेरे पीछे आपने दोहराना है। बेस्ट एनर्जी ड्रिंक 3 लीटर पानी, बेस्ट एनर्जी ड्रिंक 3 लीटर पानी, बेस्ट फोकस ड्रग 8 घंटे की नींद, और बेस्ट एंटी डिप्रेसेंट 45 मिनट की वॉक। याद रख लें इसको। कोई भी दवाई शुरू करने से पहले ये नेचुरल रेमेडी जरूर इख्तियार कर लेना। आजकल एक बड़ी अहम चीज चल रही है, वो डाइट है। डाइट सोडा, डाइट कार्बोनेटेड ड्रिंक, जाके बड़े मजे से मांगते जी डाइट दीजिएगा। डाइट, एक साइंटिस्ट है डॉक्टर जेम्स के नाम से, उसका पूरा आर्टिकल है हेल्थ लाइन में पब्लिश हुआ है। याद रखिए ये जो डाइट का वर्ड है ना, मैं मानता हूं उसकी तहकीक है कि जो डाइट सोडा होती है, जीरो सोडा होती है, उसमें चीनी जीरो है, उसमें कैलोरीज भी जीरो हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसमें प्रोटीन भी जीरो है, फैट्स भी जीरो हैं, कुछ भी नहीं है उसमें। तो वो मीठी कैसे होती है? उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर डलते हैं, एस्पार्टम और एसके के नाम का, ACE के नाम के। और ये असल में सब्स्टिट्यूट है ना उसका, कि यार इस कंपनी का ये सब्स्टिट्यूट है, तो चीनी नहीं है, कैलोरीज भी नहीं है, तो मोटा नहीं करेगी, और चीनी नहीं मिलेगी, और तुम्हें उसका जायका मिल जाएगा। ये एक इंप्रेशन दिया जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये रिसर्च 2023 में हुई है, 1,05,000 से ज्यादा अफराद पे 9 साल रिसर्च चली है कि ये नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स, ऐसे मीठा करने वाले जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, उसका बॉडी पे क्या असर होता है? नंबर 1, टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है, शुगर। और नंबर 2, ऐसे बंदे का जो माइक्रोबायोम है ना, पेट में बैक्टीरियाज की एक फैमिली है जो खाने को हजम करती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होती, फॉस्फोरिक एसिड दांतों को तबाह कर देता है। तो याद रखो, डाइट या ऐसी चीजें शुगर फ्री नहीं होती, इसमें ये चीजें ज्यादा खतरनाक होती हैं। नेक्स्ट आपके लिए एडवाइस, आजकल ठंड में ना सूरज नहीं निकल रहा, तो एक चीज की बड़ी अहम है, वो आपके लिए और आपके घर की खवातीन के लिए खास तौर पे, और वो है विटामिन डी लेवल। दिस इज सनशाइन विटामिन, ये सूरज की रोशनी से आपको मिलनी है। अगर विटामिन डी जिस्म में नहीं होगी तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का मसला हो सकता है, मसल्स क्रैम्प आ सकते हैं, कैंसर हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, और विटामिन डी की कमी मौत का सबब भी बन सकती है। ये करना क्या है? विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको कॉड लिवर ऑयल, सैल्मन मछली, एग यॉर्क, नट्स से मिल सकती है, लेकिन इसके सप्लीमेंट्स, जो इसकी गोली और टीका होता है ना, वो सबसे सही है, वो ले ले। देखिए हमारी बॉडी में ना एक एलिमेंट होता है, उसको मेलानिन कहते हैं। ये जो डार्क स्किन के लोग होते हैं ना, डार्क, उनका मेलानिन ज़्यादा होता है, तो ये अच्छी बात है, सन ब्लॉक बन जाता है वो, और यूवी रेज भी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन डार्क स्किन वालों को विटामिन डी के लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरत होती है। ब्रिटिश स्किन एसोसिएशन के मुताबिक डार्क स्किन के लोग 25 से 40 मिनट धूप में बैठेंगे, सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक की धूप में, डायरेक्ट, बीच में कोई शीशा वगैरह नहीं होगा, तब खुद ब खुद फैक्ट्री बनी हुई है, एक्टिवेट हो जाती है और विटामिन डी बनना शुरू हो जाती है। लेकिन जो लाइटर स्किन वाले लोग हैं, लाइट स्किन वाले, वो 15 से 20 मिनट में बैठ जाएंगे तो काम हो जाएगा। तो विटामिन डी जरूर लें। ये जो कमजोरी है, कंफ्यूजन हो रही है, ये इसी वजह से होती है। नेक्स्ट, मैंने रिसर्च पढ़ी और मैं बड़ा हैरान हुआ। हमारे जिस्म में ना एक जीन है, उसका नाम है P53, ये कैंसर से बचाती है। हाथी में 8 जीन्स होती हैं P53 की, हाथी को कैंसर नहीं होता इसी वजह से। P53 जीन्स को ये गार्डियन ऑफ जीनोम कहलाती है। ये पूरा जीनोम जो है ना, हमारा हेरिडेटरी मटेरियल जो है, जो इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर चौकीदार है। और तहकीक ये बताती है कि कोरोना ने इसको फारग किया था, इसको उड़ाया था, नॉकआउट किया था P53 को। ये पता कैसे चला कि अभी
यूएसए में हेड और नेक के कैंसर में 800% इजाफा हुआ है, हेड और नेक के कैंसर में, और औरत में सर्वाइकल नीचे वाले हिस्से के कैंसर। देखा आपने, वैक्सीनेशन आ रही है। उन्होंने कहा इतना बढ़ कैसे गया, और अब पता चला कि कोरोना के दौर में जिसको कोरोना छू के भी गुजरा है ना, उसकी P53 उड़ा दी थी उसने। नाउ दिस इज 8%। हमारी तो रिसर्च नहीं होती, लेकिन इसके लिए आपको एहतियात अपने तौर पे करनी है। और अगली ये बात अच्छी है आपके लिए, एक ऐसी चीज आपको बताने लगा हूं जो कि 30 साल की तहकीक से साबित है कि इससे बेहतर कोई फ्लूइड, कोई मशरूब दुनिया में नहीं है। ये किडनी की हेल्थ में, और हैरत की बात है कि लिवर के ऊपर जो फैट्स आ जाती है ना, फैटी लिवर, उसकी फैट्स को डिसॉल्व करने में सबसे जबरदस्त है। अगर आपके घर में जितने बड़े अम्मी अब्बू है ना, सबका लिवर फैटी है। हमारे इंडिया पाकिस्तान के अंदर चौके पहले भूख होती थी ना, और फेमिन होता था, कहत आता था, तो लिवर ने खुद ब खुद एक एवोल्यूशन कर ली कि फैट ज्यादा बनानी शुरू कर दी। हमारे इंडिया पाकिस्तान में फैटी लिवर बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए ये म्यूटेशन हुई हुई है, और ये बड़ा खतरनाक है। मेरी पूरी वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जाओ, फैटी लिवर देखो। ये आगे जाके लिवर का कैंसर बन जाता है अगर उसकी केयर ना की जाए। और ये मशरूब जो आपको बताने लगा हूं, ये फैटी लिवर से फैट को उतार देता है। इट इज सो इंपॉर्टेंट। और ये तहकीक चाय के बारे में कोई नहीं हुई, ये ग्रीन टी के बारे में कोई नहीं हुई, ये टर्मरिक, गोल्डन, जो भी मशरूब है, किसी के बारे में इतनी तहकीक नहीं इस पे है। और ये 4 कप पीनी है रोज, और वो क्या है? ब्लैक कॉफी, विदाउट आर्टिफिशियल स्वीटनर, विदाउट मिल्क, ब्लैक कॉफी। इतने बेनिफिट्स हैं इसके यार, इतने बेनिफिट्स हैं, भरा पड़ा। मैं खुद नहीं पीता, लेकिन अगर मेरी जिंदगी में कोई चीज नहीं ऐड हुई तो वो कॉफी ही होगी। आखिरी चीज, निकोटीन, वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड केमिकल इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में वो केमिकल जिसको सबसे ज्यादा समझा नहीं जाएगा वो निकोटीन है, जो सिगरेट में होता है, हेरोइन में होता है और नशों में होता है। जब भी आप निकोटीन को लंग्स के अंदर इनहेल करते हैं, ये 2 सेकंड में दिमाग तक पहुंच जाता है, दिमाग पे जाके कब्जा करता है, और एक नेटवर्क बना के ना एकदम से एहसास पैदा करता है कि मसनूई रिवॉर्ड मिल रहा है, आर्टिफिशियल रिवॉर्ड एक्टिवेट कर देता है। अब क्या होता है? डिप्रेशन स्लो हो जाता है, माइंड क्लियर हो जाता है, टेंशन रिलीज हो जाती है। और इससे बढ़कर निकोटीन क्या कर रही होती है? एक नेटवर्क बनाती है, एक नेटवर्क बनाती है, और आपको एहसास दिलाती है कि मेरे बगैर तुम्हारे जिस्म का कोई अब गुजारा नहीं है। और जैसे ही निकोटीन का खुबार उतरता है, एब्सेंस होती है, इरिटेबिलिटी होती है, और रेस्टलेस नहीं आती है। अब ये साइकिल लूप बन जाता है, अब दोबारा निकोटीन की तरफ जाते हैं। निकोटीन कोई नशा नहीं है, ये रिपीटिशन है कि अब करना जरूरी है। तो कोशिश करना अपनी जिंदगी के अंदर निकोटीन यानी ये सिगरेट और इन चीज़ों से दूर रहना। हुकअप हो जाओगे, उसके बगैर कुछ काम नहीं होगा, वो करोगे तो फिर ही आगे बढ़ोगे। हुकअप हो जाओगे ना, हुक पे जिस तरह कोट लटका देते हैं, तो नुकसान होगा। आपसे अब जनरल क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं। अगर वाकई रिजल्ट ऐसा आया जो आपके कंट्रोल में नहीं था, तो सबसे पहले बैठ के तो सॉर्ट आउट करें कि मुझसे गलती क्या हुई, कौन सी चीज़ में नहीं पढ़ पाया, और उस गलती को दूर करें। फेलियर इंसान को डिप्रेशन की तरफ भी ले जाता है, फेलियर इंसान को बहुत कामयाबी की तरफ भी ले जाता है। फेलियर इज़ ए लेसन, इट्स नॉट ए पनिशमेंट। फेलियर्स की मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं, आप एक्सप्लोर करते हैं और ये याद रखते हैं कि ज़िंदगी का आखिरी इम्तिहान नहीं है, बल्कि इसके बाद बहुत से इम्तिहानात और आएंगे जिनको मैंने ग्रैस्प करना है और जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखना है। याद रखिए, सिलेबस कवर करना ये नॉलेज का मकसद नहीं है, बल्कि थिंकिंग एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी पैदा करना ये नॉलेज का मकसद है। जैसे आप बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं, मैं खुद सी एंटर हूँ और MBA फाइनेंस हूँ, मैंने सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, मिक्स एंड मेक्स, जेरेंडल, फ्रैंकफर्ट की अकाउंट्स वगैरह। इसमें तो आपको जनरलाइज्ड ओपिनियन नहीं रखनी है, रट्टा कहीं नहीं लगेगा, कॉन्सेप्चुअल स्टडी है ना सारी की सारी।
इस कॉन्सेप्चुअल स्टडी के अंदर आप लड़खड़ाएंगे और लड़खड़ाना बड़ा जरूरी है। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, नो, मिस्टेक्स मेक्स यू परफेक्ट। रिमेंबर दिस कुलिया, दिस फॉर्मूला। कोलंबस को गलती लगी तो अमेरिका दरियाफ्त हुआ। और केसीन एक प्रोटीन है, वो मिलती है लैक्टिक एसिड के साथ, तो दूध दही में कन्वर्ट होता है। खराब होता है दूध तो दही बनती है, दही मजीद खराब होती है तो पनीर बनती है। यानी वो खराब होता जा रहा है, उसकी कीमत बढ़ती जा रही है। फ्लेमिंग जो था वो छोड़ गया था गलती से, वापस आया तो दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इजाद हुई थी। तो ये मिस्टेक्स हैं। हां, गलती हर दफा नहीं करनी है। पता चले आप नए प्रोजेक्ट पे गए थे, एक ही गलती दोहराते रहेंगे तो ये अब आप ढीठ हो गए। ये गलती दोहरानी नहीं, सीखो और आगे बढ़ जाओ। हम खत्म करते हैं जी, और दो चार बातें मैं आपको बता दूं, ये सुन लें, उसके बाद आगे चलते हैं, यानी खत्म करते हैं अपनी बात को। याद रखें, हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है आगे। हैप्पी न्यू ईयर हमारा तो मुहर्रम में होता है, लेकिन एक ये दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इवेंट्स मनाए जाते हैं उनमें से एक ये इवेंट है। ये कोई दिन नहीं है, जिस तरह दिन होता है ईद उल फितर का, ईद उल अज़हा का, ये एक रात का छोटा सा लम्हा है और उसको हैप्पी न्यू ईयर के नाम से मनाया जाता है। आपने हैप्पी न्यू ईयर के बारे में रेजोल्यूशंस करनी है, सब कुछ करना है, वो आप देख लीजिएगा। हमारी हैप्पी न्यू ईयर के ऊपर 5 वीडियोस जो हैं वो कल मैंने रिकॉर्ड करवाई हैं कि किस अंदाज से हम इसको मना सकते हैं। ये आज से, कल से इंस्टाग्राम पे अपलोड होना शुरू हो जाएंगी, और यूट्यूब के लिए वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई है कि कुछ ना कुछ तो नया होता है। नया साल है, नई उम्मीदें, नई उमंगें होती है। न्यू ईयर रहता नहीं है, 2 जनवरी को पुराना हो जाता है, तो नीयतें भी सारी पुरानी हो जाती है। और 3 चीज़ें, बस 3 तारीखें याद रखना, इस पर ख़त्म करता हूँ बात को। 1 जनवरी 2025 में आप कहाँ थे, 1 जनवरी 2026 में आप कहाँ खड़े हैं, और 1 जनवरी 2027 में आप कहाँ होंगे। 3 डेटों के अंदर अपने आप को देख लें। तारीखों का हेर फेर है। वो जिस बंदे ने सारा दिन स्क्रोलिंग करनी है, टांग पे टांग रख के बैठे रहना, बहाने करने, उसको क्या लगे 1987 है, 1985 है, 2023 है, 2050 है। अपने आप को चेंज करने का फैसला करें ताकि 2026 एक बहुत बड़ी चीज़ बन सके। देखें, इस वक्त इंसान की एवरेज एज 73 ईयर्स है, औरतों की 76 है, मर्दों की 70 है। अब 70 ईयर्स भी अगर आपकी उम्र है तो 1 साल कोई छोटा है। 70 साल का मतलब क्या, 70 ईदें, 70 माह रमजान, 70 बर्थडे बस, और एक गुजर गई। तो ये जब इंसान सोचता है, पुराने से कंपेयर करता है, तो इंसान के अंदर हौसला बढ़ता है।